Hello, students. Welcome to the new episode in this series on James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man. In this video, we will discuss the second question in the important questions and answers part. So let's get started. In this, we'll discuss the question, bring out the autobiographical elements in the novel, A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce. It has been given in the University of Rajasthan's 2024 question paper. Okay, so the first point here is A Portrait of the Artist as a Young Man is a subjective novel having as its theme the spiritual development of a hero whose personality is founded on the author's. It basically means that ये एक सब्जेक्टिव नॉवल है. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क ये होता है कि जब हम सब्जेक्टिव कहते हैं तो उसमें जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है या उसको देख रहा है उसका नज़रिया होता है, उसके अपने विचार होते हैं, उसके थॉट्स होते हैं. तो ये नॉवल एक सब्जेक्टिव नॉवल कहा जा सकता है और इसकी थीम है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ अ हीरो. एक हीरो जो है इसमें ये स्टीफन डेडलस है, वो इसका इस नॉवल का हीरो है, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. स्पिरिचुअल कहेंगे तो धार्मिक से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. वो कैसे वो एक उसका विकास होता है और उसकी पर्सनालिटी जो कह रहे हैं हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वो एक इसका जो ऑथर है जेम्स जॉयस उससे काफी मिलती जुलती है. It contains the story of Joyce's childhood and adolescence and it tells us how Joyce came to be the man he was, an artist. तो इसमें कहानी है जॉयस, जेम्स जॉयस जो इसके लेखक हैं, उनके बचपन की और उनकी जवानी की. और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि जॉयस एक आदमी कैसे बने, एक बचपन से जवानी से गुजरकर कैसे वो उनमें एक आदमी वाली परिपक्वता आई और कैसे वो एक आर्टिस्ट बने, आर्टिस्ट की नज़रिया उन्होंने कैसे अपना विकास किया उस चीज़ का. Though it is not invented as a detailed and accurate record of fact, it traces the development of Joyce's awareness of the world around him as a child, as a boy, and as a young man, and of his own relationship to that world. अब ये आगे इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी कहानी है ये किसी का आविष्कार नहीं है, किसी ने ये चीज़ बनाई नहीं है. It is not invented as a detailed accurate record of fact. It traces the development. ये एक तरह से हम देख पा रहे हैं कैसे विकास की जो एक एक यात्रा है, एक जर्नी है कि कैसे जेम्स जॉयस में अवेयरनेस आई, एक एहसास हुआ उस दुनिया के प्रति जो उनके आसपास थी. जब वो एक बच्चे थे उन्हें कैसे एहसास हुआ अपने आसपास की दुनिया का, फिर एक बॉय बड़े हुए और फिर कैसे और जवानी में इनको कैसे एहसास हुआ मेरे आसपास की दुनिया कैसी है और उस एहसास से, अवेयरनेस से इनके अंदर क्या परिवर्तन आए और इनकी अपना रिश्ता उस दुनिया से, इनके आसपास की दुनिया से. तो ये हम कहेंगे कि ये एक ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा नहीं कह सकते हैं इसको. Some critics hold the opinion that Stephen Douglas is not James Joyce at all. It can be said to be an extreme view. अब कुछ ऐसे critics हैं, वो ये कहते हैं कि स्टीफन डेडलस जो कि A Portrait of the Artist as a Young Man के हीरो हैं, वो जेम्स जॉयस तो बिल्कुल भी नहीं है. और ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही एक्सट्रीम व्यू है, एक बहुत ही अ, संक्रात्मक सोच है, एक बहुत एक्सट्रीम अगर हम कहें तो किसी भी पहलू का बहुत ही या एक तरफ का पहलू, एक तरफ का विचार, जैसे कि या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम, तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम. तो ये एक एक्सट्रीम व्यू हो सकती है कि भाई जेम्स जॉयस के ऊपर ही कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है. Joyce has certainly used the material of his own life for writing this book. ये बात सच है कि जेम्स जॉयस ने अपने जीवन के कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको यूज किया है इस किताब को लिखने के लिए. He has selected, arranged, altered, dramatized, and fictionalized those materials to support the central theme of the book.
जेम्स जॉयस ने उन चीजों को सेलेक्ट किया है, चुना है, अरेंज किया है, उनको जमाया है, ऑल्टर किया है, उनमें बदलाव लाया है, ड्रामेटाइज किया है। ड्रामेटाइज मीन्स उन्हें एक कहानी का रूप दिया है, एंड फिक्शनलाइज्ड इट। उसमें उन्होंने कुछ अपने इमेजिनेशन वाली चीजें भी डाली हैं, अपने दिमाग में जो वो सोच पा रहे हैं वैसी इमेजिनेशन। और किस लिए? सपोर्ट करने के लिए जो सेंट्रल थीम है बुक की, कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो हो रहा है ये हीरो का, स्टीफन डगलस का। Those materials are all true to the spirit of Joyce's development, but not necessarily true to the facts. ये सारे मटेरियल जो हैं ये जेम्स जॉयस के विकास में काफ़ी हद तक सही हैं, लेकिन सारे के सारे सही हैं ऐसा सच नहीं है। The result is an evocation of the growing conscious and consciousness of a dedicated writer and of the warping and uncongenial environment that surrounds him. अब आगे ये पॉइंट कहता है कि इसका एक जो आउटकम है, इसका जो एक रिजल्ट है वो ये है कि ये जो राइटर है स्टीफन डगलस, जिसकी कहानी है कैसे ये आर्टिस्ट बनते हैं, कितने समर्पित हैं ये, इनके अंदर की जो कॉन्शियस है, इनके अंदर की जो एक अंतर आत्मा है, एहसास है, कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, वो कैसे कैसे बढ़ती है, कैसे बड़ी होती है, काफी डोमिनेटिंग हो जाती है उन्हें, उनका ये एहसास। और वार्पिंग एंड अनकंजेनियल एनवायरनमेंट दैट सराउंडिंग, और उनके अराउंड जो जिस माहौल में वो है, जो उनका आसपास का माहौल है जिससे वो घिरे हुए हैं, कैसे ये उनके हिसाब से उनके मुताबिक नहीं है। उसमें ये कैसे अपनी एहसास को, अपनी अंतरात्मा को जिंदा रखते हैं और कॉन्शियसनेस को ग्रो करते हैं। It is the story of how a gifted, imaginative, and intellectual misfit frees himself from the shackling influence of family, church, and society and sets out as an exile to fulfill his vocation. ये एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो काफी गिफ्टेड है, मतलब उसको उसको भगवान से एक तरह का आशीर्वाद है, उनके पास एक भगवान का तोहफा है, ये इमेजिनेटिव है, अपनी उनकी उनकी जो मस्तिष्क में उनकी इमेजिनेशन होती है, उनकी जो मस्तिष्क सोच पाता है वो, और इंटेलेक्चुअल मिसफिट फ्री करते हैं अपने आप को, अपने अब उन सभी चीज़ों से जिनका उन पे प्रभाव है, जैसे कि परिवार है, चर्च है, सोसाइटी है, और कैसे अपने खुद को ये हर चीज से अलग करके देश निकाला दे देते हैं ताकि ये एक सच्चे मन से एक आर्टिस्ट बन सके, बड़े ऑब्जेक्टिवली हर चीज को देख सके। द वेरी टाइटल ऑफ द स्टोरी रेजेस अ प्रॉब्लम। अब ये आगे पॉइंट कहता है कि ये जो टाइटल है स्टोरी का, इसी में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है, जैसे कि फ्रैंक बजन। Through Frank Budgen, Joyce has himself warned us not to forget its last four words, as a young man, as some of his early critics did. But the problem does not end there. It is not the portrait of an artist as a young man, but of the artist. The phrase portrait of the artist has generally been used for self-portraits. A comment of Frank Budgen supports this interpretation. I haven't let this young man off very lightly, have I? तो इसमें आप इतना समझ लीजिए कि फ्रैंक बजन एक क्रिटिक हैं और वो कहते हैं कि जॉयस खुद ही हमें बताते हैं, इसमें टाइटल में इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी है, एज अ यंग मैन, मतलब कि जब वो एक जवान आदमी थे तब उन्होंने कैसे एक एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट कैसा होता है, कैसा उसका विचार होता है, और वो अपना खुद का कैसे अपना एक कैरेक्टर का स्केच बनाता है, पोर्ट्रेट, एक चित्रकारी करता है, अपने खुद की चित्रकारी करता है। Many writers have written about themselves. I wonder if any one of them has been as candid as I have. Many of the incidents of this book correspond to incidents in Joyce's own life. Not only that, Joyce's school fellows at Clongover's Woods are also Stephen's school fellows under their real names. अब ये हम कह रहे हैं, इस पॉइंट में कहते हैं कि काफ़ी राइटर्स हैं जिन्होंने अपने बारे में अपनी कहानियाँ लिखी है, और सबसे ज़्यादा जो फ्रैंकनेस है वो इन्होंने ही रखी है, जेम्स जॉयस ने। काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं इस किताब में, इस कहानी में, कि जो जेम्स जॉयस की अपनी ज़िंदगी से ली गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स जॉयस के जो क्लासमेट्स थे स्कूल में, उसके साथ उसके जो सहपाठी थे क्लॉन्गोवर्स वुड स्कूल में,
वही स्टीफन के भी सहपाठी हैं। स्टीफन जो इस कहानी का नायक है, और जो रियल नेम थे जेम्स जॉयस ऑथर के, जो सहपाठियों का रियल नेम था, असली नाम था, वही नाम स्टीफन के सहपाठियों का भी है। Other men too appear in the book under their own names. Numerous well-known Dublin figures, including Joyce's mother and father and some of his university friends, were immediately recognized under their pseudonyms in the book. अब ये आगे अगला पॉइंट कहता है कि काफी दूसरे लोग भी इस बुक में अपने असली नाम से आते हैं, और डबलिन जहाँ की ये कहानी है, ज्यादातर इस घटनाएं सारी डबलिन में होती हैं, जो कि आयरलैंड के एक शहर है। आयरलैंड एक देश है, इंग्लैंड के पास है। और वहाँ पे जो काफ़ी नामी गिरामी लोग थे डबलिन शहर के, उनके भी नाम इसमें मेंशन्ड है। जेम्स जॉयस के माता पिता दोनों के नाम भी मेंशन्ड है। उसके यूनिवर्सिटी के जो दोस्त थे, उनके नाम भी हैं, जिन्हें हम आसानी से पहचान भी सकते हैं। No wonder that the book was treated on its appearance as a thinly disguised autobiography. और यही कारण है कि इस किताब को एक तरह से एक आत्मकथा माना गया था जेम्स जॉयस का, जिसमें काफी झलक दिखती है जेम्स जॉयस की खुद की जिंदगी की। At the same time, there is much evidence to contradict this view. लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि काफी ऐसी चीजें भी हैं इस किताब में जिसे हम बिल्कुल साफ साफ नकार सकते हैं कि ये किसी की आत्मकथा नहीं है। Numerous details and even major incidents of the book are based not on events in Joyce's own life, but on events in the lives of those around him. Numerous details, काफी ऐसी डिटेल्स है और काफी ऐसी घटनाएं हैं इस किताब में जो जेम्स जॉयस की जिंदगी में कभी नहीं हुई, लेकिन ये उनके जीवन में ये घटनाएं हुई जो जेम्स जॉयस के आसपास थे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, J.F. Bryan, the model for Cranley, is reported to have stated that it was he, not Joyce, who discussed with the Dean of Studies the art of lighting fires. अच्छा, जैसे कि एक ऐसा इसमें घटना है, एक व्यक्ति हैं J.F. ब्रायन, असली जिंदगी में, जिनके ऊपर कहानी का एक किरदार है जिसका नाम है क्रैनली। वो इस J.F. ब्रायन के ऊपर आधारित है, क्योंकि J.F. ब्रायन कहते हैं कि इन्होंने ही, जो डीन है, एक वाक्य है कहानी में जिसमें जो क्रैनली है, एक वाक्य है कहानी में जिसमें जेम्स जॉयस डीन ऑफ स्टडीज, इसके कॉलेज में जो एक सीनियर प्रोफेसर है, उससे कुछ डिस्कशन करते हैं आर्ट ऑफ लाइटनिंग फायर्स, कि भाई आग जो जलाते हैं हम, उसकी भी एक कला होती है। इसको लेकर डिस्कशन होता है जॉयस का अपने सीनियर प्रोफेसर से। लेकिन जेफ ब्रायन कहते हैं कि जिनके ऊपर एक किरदार क्रैनली बनाया है, तो जेफ ब्रायन कहते हैं कि मैंने डिस्कशन किया था, जेम्स जॉयस ने नहीं किया था। तो ये एक उदाहरण है कि भाई काफी ऐसी घटनाएं इस किताब में उन लोगों के साथ भी हुई है जो जेम्स जॉयस के आसपास थे, खुद जेम्स जॉयस की लाइफ की नहीं थी एक। Again, it has been pointed out that while Joyce did mimic the rector of Belvedere in a school play, Stephen does not do so even when pressed. The book is therefore only partially reliable as autobiography. अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जाता है कि असली जिंदगी में जेम्स जॉयस जो लेखक हैं, उन्होंने स्कूल प्ले में, जो इनके बेल्वेडियर कॉलेज है उसका एक सीनियर प्रोफेसर सबसे है, रेक्टर, उसको उसकी नकल की थी एक स्कूल के प्ले में। लेकिन कहानी में जब हम देखते हैं, तो जो कहानी का हीरो है स्टीफन डडलस, वो उस अपने रेक्टर की नकल नहीं करता है। उसे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है तो भी नकल नहीं करता है। तो ये एक उदाहरण है कि क्या चीज ऐसी है जो उसकी जीवन से नहीं ली गई है जेम्स जॉयस से, जो अलग है। द बुक इज therefore only partially reliable. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो किताब है ये पूरी तरह से ऑटोबायोग्राफी नहीं है। Says a critic, a preoccupation with birds as things was typical of James Joyce throughout his life, and it is the most marked of the characteristics which he shares with Stephen Douglas. अब एक critic है, वो कहते हैं, a preoccupation with words as things
was typical of James Joyce throughout his life, and it is the most marked of the which he shares with Stephen. Uh, चीजों के लिए एक शब्द है थिंग्स, चीजें। ये जो शब्द है थिंग्स जिसका मतलब है चीजें, ये काफी, ये एक पहचान है जेम्स जॉयस का। जेम्स जॉयस जो लेखक है उनका, जिन्होंने इस शब्द का काफी इस्तेमाल किया। और यही ये चीज है जो कहानी में जो किरदार है स्टीफन डगलस, वो भी इसको काफी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी है दोनों में, जेम्स जॉयस के जीवन की और स्टीफन डगलस की। देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में और भी काफी चीजें, सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं। They lived in the same places, attended more or less the same schools, left Ireland at the same time. तो और समानताएं क्या हैं कि एक ही जगह पे रहते थे, स्कूल भी अटेंड किया ज्यादा, और इन्होंने सेम स्कूल भी गए, आयरलैंड भी एक ही टाइम पे छोड़ा। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दे आर एसेंशियली डिफरेंट। लेकिन हमें याद रखना है कि दोनों अलग हैं। जेम्स जॉयस एक असली व्यक्ति थे। ये यहाँ पे जेम्स जॉयस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, डबल सी आ गया है, सिंगल सी होना चाहिए। तो जेम्स जॉयस एक असली व्यक्ति थे। स्टीफन डगलस जो है वो एक कहानी के किरदार हैं। किस कहानी के? अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। अगला पॉइंट ये है, स्टीफन डगलस वाज सॉलमन बट जेम्स जॉयस हिमसेल्फ वाज विटी एंड ऑफन गे। स्टीफन डगलस जो कहानी के किरदार हैं वो काफी सीरियस से है, सीरियस से है, काफी सच्चे भी है। लेकिन जेम्स जॉयस जो हैं वो काफी विटी हैं। विटी मतलब मजाकिया है, ऑफन गे और खुश मिजाज के हैं। On the other hand, Joyce, like Stephen, appears to have been egocentric and introverted. अच्छा, ये तो इनमें अलग चीज है दोनों में। और समानता क्या है इनमें कि भाई जैसे स्टीफन स्टीफन डिडलस जो है इस कहानी के किरदार हैं जो काफी, उनकी ईगो बहुत ज्यादा थी, एक इंट्रोवर्ट थे, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे। तो जो जेम्स जॉयस हैं वो भी इन्हीं की तरह थे, काफी ईगो ज्यादा थी उनकी और इंट्रोवर्टेड थे। The fact is that Stephen both is and is not the young Joyce, and James Joyce both is and not the artist as a young man. तो ये जो फैक्ट है वो ये है कि स्टीफन जो है वो जॉयस है और नहीं भी, और जेम्स जॉयस जो है वो आर्टिस्ट हैं भी और नहीं भी। It would seem that Joyce shared the following view expressed by Stephen in his discourse on the forms of art. अच्छा, आगे हम देखते हैं कि जेम्स जॉयस जो है उनका और कहानी के किरदार स्टीफन के बीच में ये जो विचार है किस चीज का, कि कला कैसी होनी चाहिए, इसमें दोनों के विचार समान हैं। क्या है, मैं नॉवल से ही पढ़ रही हूँ। The personality of the artist at first cry or a cadence or a mood, and then a fluid and lambent narrative, finally refines itself out of existence, impersonalizes itself, so to speak. The aesthetic image in the dramatic form is life purified and reprojected from the human imaginations. अच्छा, इसके बारे में कहते हैं कि जो आर्टिस्ट की पर्सनालिटी है वो एक, वो काफी, उसमें काफी शेड्स हैं। लिक्विड की तरह है, फ्लूइड की तरह है, एक नैरेटिव है, और अपने आप को आउट ऑफ एग्जिस्टेंस इम्पर्सनलाइज करती है, सो टू स्पीक। कहने का छोटी सी बात है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जब हम किसी से प्रभावित होते हैं तो हमारी अपनी राय भी उसमें आ जाती है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो इसका मतलब हम अपनी खुद की राय को उस चीज से हटा देते हैं, और जिस चीज के बारे में हम राय बना रहे हैं उसको हर ऐसे प्रभाव से मुक्त होकर देखते हैं। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। तो एक जो कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, उसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यही चीज ये कह रहे हैं कि, और ह्यूमन इमेजिनेशन में जो है सुंदरता, एस्थेटिक इमेज इन द ड्रामेटिक फॉर्म इज लाइफ प्यूरिफाइड इन एंड रीप्रोजेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन इमेजिनेशन। मतलब हमारे हमारे इमेजिनेशन में हम सुंदरता और उसको कैसे इमेजिन करते हैं, वही चीज एक आर्टिस्ट को अपने उसमें ऑब्जेक्टिवली दिखानी पड़ती है। Stephen is the young Joyce purified in and reprojected from the human imagination of the mature artist
who must, in Stephen's words, try slowly and humbly and constantly to express, to press out again from the gross earth of what it brings forth, from sound and shape and color, which are the prison gates of our own soul, an image of the beauty we have come to understand. तो इसमें भी ये यही कह रहे हैं कि एक जब मेच्योरिटी किसी में होती है, एक हम जनरल सा उदाहरण ले लेते हैं कि एक मेच्योर इंसान वो होता है जो नीड को करता है, व्हाट नीड्स टू बी डन, नॉट व्हाट वन वांट्स, जो करना चाहिए ना कि जो करना चाहते हैं हम। और आर्टिस्ट भी वैसा ही होना चाहिए कि उसमें उसकी भावनाएं, अपनी भावनाओं को अलग करके उसे अपनी कला को एक अंजाम देना चाहिए। This is what Joyce tried to do with the only gross matter he found suitable for the purpose. This gross matter was his own life as a potential artist. तो जेम्स जॉयस भी जो है वो भी इसी तरह से उन्हें उनके सामने इतनी सुंदर चीजें नहीं है, जैसे कि उनका खुद का जीवन ले लो, कैसे उनका जीवन गया, उनकी नजर में उनका जीवन अच्छा नहीं गया, काफी दुख से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें भी अपनी एक कलाकार की नजर या दृष्टिकोण से उसको एक सुंदर तरीके से पेश करने की कोशिश की। The flawed, impure young Joyce is the raw material from which Stephen Douglas is created. तो ये कह रहे हैं आगे कि फ्लॉड मतलब वो जिसमें कमी है। इम्प्योर मीन्स अपवित्र। यंग जॉयस, एक जवान जो जेम्स जॉयस लेखक है, इज द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच स्टीफन डगलस इज क्रिएटेड। यही वो चीज है जिससे स्टीफन डगलस को क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। स्टीफन डगलस जो कहानी की पात्र है, जेम्स जॉयस के अपनी जो खामियां थी, कमियां थी, त्रुटियां थी, उसी से उन्होंने स्टीफन डगलस को बनाया है। जेम्स जॉयस के अपने एक्सपीरियंस जो है वही स्टीफन की लाइफ को उन्होंने उसमें डाला है। बट बोथ द लाइफ एंड द एक्सपीरियंस मस्ट बी रिफाइंड बिफोर दे कैन टेक देयर प्रॉपर प्लेस इन अ वर्क ऑफ आर्ट। लेकिन जीवन और जीवन के तजुर्बे दोनों को ही हमें अच्छे से रिफाइन करना पड़ेगा बिफोर दे कैन टेक देयर प्रॉपर प्लेस। तो एक कला में इनका अपना एक स्थान है, लेकिन हमें इनको और थोड़ा सा अच्छे से सोच विचार करके अच्छे से पेश करना पड़ेगा इस जीवन के और उसके तजुर्बों को। Joyce thus uses his own life as a framework for this novel, but is free to revise his biography for the purpose of art, or to introduce any details or incidents which can help him to depict the evolution of the artist as a young man. तो ये लास्ट में ये पॉइंट कह रहा है कि देखो, जेम्स जॉयस ने अपने जीवन का एक ढांचा जो है वो तो अपने जीवन से लिया है, लेकिन इस ढांचे में वो कौन कौन से वाक्य या घटनाओं को डालेंगे, अपने जीवन की कौन सी घटनाओं को इस ढांचे में डालेंगे, इस ढांचे में जो कि स्टीफन डगलस का ढांचा है, और कैसे उसको आकार देंगे, ये टोटली उनके ऊपर है। कैसे वो दिखाएंगे कि कैसे एक कलाकार बनता है बचपन से लेके आगे तक। तो अपनी जीवन की कौन सी घटनाओं को डालेंगे, ये अंतर है कि कैसे ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। With that, we come to the end of our lecture, and I hope you understood that ये आंसर कैसे अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। अगर कोई सवाल है, if you have any question, you can put it in the comment box and I will get back to you.